आज महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। क्या हुआ कि अभी हम एक वीडियो बना चुके लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई, इसलिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। डबल मेहनत हो रही है। तो महमूद गजनबी मोहम्मद गौरी को पढ़ना थोड़ा ऐसे है कि कोई क्वेश्चन भी बाहर ना जाए आपका, है ना। महमूद गजनबी के बारे में थोड़ा पढ़ने से पहले ये देखना है कि गजनी साम्राज्य कहाँ पर है। गजनी अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी में एक छोटा सा राज्य था गजनी में तुर्क मुसलमानों ने एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। इस तुर्क मुसलमान का नाम था अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार था। उसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका जो गुलाम था सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन के दो लड़के थे, एक का नाम था महमूद गजनबी और दूसरे का नाम था इस्माइल। क्योंकि महमूद गजनबी बड़ा था इसलिए महमूद गजनबी शासक बना और महमूद गजनबी 971 ईस्वी में महमूद गजनबी का जन्म हुआ था। 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 998 ईस्वी में लगभग 27 वर्ष की अवस्था में ये गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी ने गद्दी पर बैठते समय ही सुल्तान की उपाधि धारण की। पूरे मुस्लिम इतिहास में सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक महमूद गजनबी था और बगदाद के खलीफा से इसे यामनी उद्दौला की उपाधि मिली। यामनी उद्दौला की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि महमूद गजनबी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनबी के वंश का नाम था यामिनी वंश। यामिनी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनबी किस वंश से संबंधित था, तो यामिनी वंश से संबंधित था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितने आक्रमण किए। तो महमूद गजनबी ने इलियट के अनुसार, इलियट ने बताया है, कोई किसी के पास इसकी क्लियर गिनती नहीं है कि महमूद गजनबी ने कितने आक्रमण किए, लेकिन एक इतिहासकार थे इलियट, सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। कितने? 17 आक्रमण। और सभी आक्रमण इसके 1001 ईस्वी से चलकर 1027 ईस्वी के बीच में ये 17 आक्रमण इसके हुए। ठीक है, तो आप देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। महमूद गजनबी के दरबार में कुछ इतिहासकार भी रहते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनबी के दरबार से इनमें से कौन सा इतिहासकार संबंधित नहीं था। तो ये थोड़ा देखते हैं, इसको पहले देख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आता है। अलबरूनी, उतवी, फारूकी और फिरदौसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। अलबरूनी, उतवी, फारूकी, फिरदौसी। अच्छा, अलबरूनी क्यों प्रसिद्ध था? अलबरूनी से 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनबी आक्रमण करने के लिए भारत आ रहा था तब अलबरूनी भी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। उसने भारत के ग्रंथों का अध्ययन किया और तब ये जाकर के संस्कृत भाषा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और इसने संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चालू किया। तो अलबरूनी संस्कृत, अरबी, फारसी इन भाषाओं का ज्ञाता था। इसने स्वयं एक तहकीकात हिंद या किताब उल हिंद की रचना की है, जिसमें महमूद गजनबी के साथ साथ भारत के इतिहास का भी इसमें वर्णन किया गया है। ये इसकी जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में है। अरबी भाषा के कवि था मेनली अलबरूनी। शुरुआत में इसे अरबी भाषा आती थी, बाद में इसने फारसी और संस्कृत भाषा का इसने अध्ययन करके उनको सीखा था। तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अलबरूनी जब भारत आया तो संस्कृत भाषा से इतना प्रभावित हुआ, उसने संस्कृत भाषा के जब ग्रंथों का अध्ययन किया तो 2 ग्रंथ ऐसे थे, एक था सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। और दूसरा था महाभाष्य। सांख्य दर्शन और महाभाष्य। सांख्य दर्शन जो कि किसने लिखा था? कपिल मुनि ने। और महाभाष्य जो कि पतंजलि ने लिखा था, तो महर्षि पतंजलि ने लिखा था। तो ये इन ग्रंथों को इसने फारसी में अनुवादित किया। फारसी में इनका इसने अनुवाद किया जिससे वहां के लोग इन ग्रंथों से कुछ सीख सकें। इसके बाद दूसरा है उतवी। इसका उतवी जो था, इसने यामिनी उद्दौला की उपाधि, यामिनी उद्दौला एक किताब थी, उस किताब की रचना इसने की थी। किताब उल यामिनी की रचना उतवी ने की थी। उतवी क्या था? इसने महमूद गजनबी के पूरे काल का वर्णन इसी किताब में किया है। कौन सी? किताब उल यामिनी में। और
सबसे इम्पोर्टेंट है शाहनामा की रचना की। शाहनामा कई एग्जाम में पूछ चुके हैं आज तक कि शाहनामा की रचना किसने की, फिरदौसी ने। और एक क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा डीपली पूछते हैं तो आता है कि फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किस भाषा में की, फारसी भाषा में। और फिरदौसी की शाहनामा में किस देश के राजाओं का वर्णन मिलता है, तो फारस के राजाओं का वर्णन फिरदौसी की शाहनामा में मिलता है। किसके, फारस के राजाओं का। ठीक है, तो ये इन कवियों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी फिरदौसी से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। फिरदौसी महमूद गजनवी का राजकवि भी था, है ना। ये 4 कवि इसके दरबार में रहते थे। अब महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ, जो कि पंजाब के राजा थे, जिसमें जयपाल पराजित हुआ। इसका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में। 1000 इसके सारे आक्रमण नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इंपोर्टेंट आक्रमण जो कि जिनसे क्वेश्चन आते हैं महमूद गजनवी से। सबसे इंपोर्टेंट आक्रमण तो इसका 1025 ईस्वी में जो 16वां आक्रमण था सोमनाथ का आक्रमण, वो महत्वपूर्ण आक्रमण है। लेकिन थोड़ा इससे पहले देखते हैं 1018 ईस्वी में इसने कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण किया था। कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण किया। एक क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया तब कन्नौज पर किस वंश का शासन था, तो प्रतिहार वंश का वहां पर शासन था। और प्रतिहार राजा था राज्यपाल, जिसने महमूद गजनवी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और महमूद गजनवी ने वहां पर लूटपाट करके वापस संपत्ति ले गया गजनी। तो इसके बाद जो चंदेलों का जो राजा था विद्याधर चंदेल, इसने राज्यपाल की हत्या कर दी। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था, तो विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि इसने महमूद गजनवी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, इसलिए। इसके बाद महमूद गजनवी ने 15वां आक्रमण ग्वालियर और कालिंजर पर किया। ग्वालियर कालिंजर चंदेलों के अंडर में ही था, तो विद्याधर चंदेल और महमूद गजनवी की सेनाएं आमने सामने हुई। लेकिन महमूद गजनवी को पहली बार सोचना पड़ा था कि इस शासक से युद्ध करना कहीं उसे भारी न पड़ जाए, तो इसलिए महमूद गजनवी और विद्याधर चंदेल दोनों ने ही अपनी सेनाएं पीछे हटा ली थी। इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ और ना ही महमूद गजनवी वहां पर ज्यादा लूटपाट कर पाया। इसके बाद महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था 16वां आक्रमण, जिसने सोमनाथ मंदिर पर किया था, जो कि सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। 16वां आक्रमण गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, जो कि अपनी भव्य एक मंदिर है गुजरात में, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक सोमनाथ का मंदिर भी है। तो उस समय गुजरात का राजा भीम प्रथम था। भीम प्रथम से महमूद गजनवी का युद्ध हुआ, जिसमें भीम प्रथम को उसने पराजित किया। और भीम प्रथम को पराजित करने के बाद सोमनाथ में उस समय लगभग 50,000 साधु, 50,000 ब्राह्मण पूजा करते थे, रहते थे वहां पर। तो उन 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल करके इसने सोमनाथ की अपार संपत्ति को लूटा। इससे कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी को लगभग 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी। इसके बाद जब यहाँ से वापस जा रहा था, तो सिंध से जब ये होकर के निकला गजनी के लिए, सिंध से होकर के जा रहा था, तो सिंध से जब ये होकर के जा रहा था तो सिंध पर जाटों का शासन था। जाटों ने इनको रास्ता भुला करके इसकी बहुत सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण 1026 लास्ट और 27 शुरुआत में महमूद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण किया और जाटों को पराजित किया। ये इसका भारत में किया गया अंतिम आक्रमण था। एक क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का भारत में किया गया अंतिम आक्रमण कौन सा है, तो सिंध के जाटों के विरुद्ध 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महमूद गजनवी से कौन कौन से हैं। महमूद गजनवी यामनी वंश का था। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि ली। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि दी, यामनी उद्दौला की उपाधि दी। किताबुल हिंद की रचना किसने की, अलबरूनी ने। सांख्य दर्शन महाभाष्य को अरबी में अनुवादित किसने किया, तो अलबरूनी ने किया, है ना। कुतुबी ने किताबुल यामनी की रचना की, जिसमें महमूद गजनवी के काल का वर्णन मिलता है। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की, जिसमें फारस के राजाओं का वर्णन मिलता है और एक फारसी भाषा की पुस्तक है। गजनी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने की, अलाउद्दीन ने की। ठीक है ना। और इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण भारत में हुए वो कब से कब तक हुए, 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी के 17 आक्रमण इसने भारत पर किए थे। ठीक है, तो 1030 ईस्वी में आकर के महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो ये 1998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक ये महमूद गजनवी का शासन रहा। 32 साल इसने गजनी पर शासन किया। इसके बाद महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद फिर भारत पर दोबारा लगभग 100 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुए। लगभग 100 साल के बाद फिर भारत पर तुर्कों के आक्रमण चालू हुए, जिसमें मोहम्मद गौरी, जो कि सभी को पता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध, तो सभी को पता है कि क्या हुआ था उस युद्ध में, कैसे मोहम्मद गौरी जीता, क्या हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी से भी क्वेश्चन ये बनते हैं। तो अब इसमें देखते हैं मोहम्मद गौरी से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मोहम्मद गौरी
का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो कि आता ही है एग्जाम में, कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था, शम्स बनी। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनबी का वंश और मोहम्मद गौरी का वंश। महमूद गजनबी यामनी वंश और मोहम्मद गौरी शम्स बनी वंश से संबंधित था। अच्छा, ये गौर साम्राज्य कहाँ है? ये भी अफगानिस्तान में ही था। गजनी साम्राज्य के पश्चिम में एक छोटा सा, गजनी के ही अंडर में आता था गौर साम्राज्य। महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई, गजनी साम्राज्य धीरे धीरे समाप्ति की ओर था, तो गौर साम्राज्य की स्थापना इसने कर ली और 1173 में गौर का शासक बना और धीरे धीरे इसने गजनी को भी अपने अंडर में ले लिया, यानी गजनी पर भी मोहम्मद गौरी का शासन हो गया था बाद में। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसने सबसे पहला आक्रमण, क्योंकि ये भारत की तरफ देखते थे, भारत को उसमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। इनको पता है कि अगर हमें संपत्ति चाहिए, हमें राजा शक्तिशाली राजा बनना है, तो संपत्ति की जरूरत पड़ेगी और संपत्ति हमें किसी देश से नहीं मिलेगी, भारत से ही मिल सकती है, क्योंकि इतनी संपत्ति किसी देश के पास नहीं थी। ये जो फारस है, खाड़ी देश थे, ईरान इराक, इनके पास ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया उस समय कहा जाता था, इसलिए भारत के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, तो इसलिए हमेशा भारत पर ही आक्रमण करते थे। तो इसने सबसे पहला आक्रमण, क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण भारत पर कब किया? 1175 ईस्वी में, यानी 1173 में शासक बना और लगभग 2 साल बाद ही भारत पर आक्रमण कर दिया। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। सबसे पहले इसने मुल्तान को जीता है, क्योंकि इसके जो पास में जो राज्य पड़ता है सबसे पहले उसको जीतना जरूरी है, क्योंकि निकलना तो वहीं से पड़ेगा, इसलिए इसने मुल्तान पर विजय हासिल की। मुल्तान इसके अंडर में आ गया। अच्छा, महमूद गजनबी जैसा ये शासन नहीं करता था। महमूद गजनबी क्या करता था? लूटपाट करके वापस चला गया, लेकिन ये जीत करके अपने सूबेदारों को अपने सूबेदार वहां पर नियुक्त कर देता था, यानी अपने गुलामों को वहां का सूबेदार बना देता था और वो गुलाम मोहम्मद गौरी के कहने पर ही वहां पर शासन चलाते थे, यानी उसके अधीन रहते थे। इसके बाद इसने 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण कर दिया भारत पर। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का राजा था मूलराज द्वितीय, सोलंकी वंश का राजा था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से पराजित किया। ये मोहम्मद गौरी की भारत में हुई पहली पराजय थी 1178 ईस्वी की गुजरात के युद्ध में। इसको बैटल ऑफ आबू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माउंट आबू यानी अरावली पर्वत की शाखा है माउंट आबू, वहां पर ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसे बैटल ऑफ आबू के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इस युद्ध में मूलराज द्वितीय ने अपनी मां नायका देवी के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। इसके बाद 1179 में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को अपने अंडर में ले लिया, यानी पेशावर पर विजय हासिल की और 1184 में इसने पंजाब पर विजय हासिल की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछे जाते ज्यादातर। अब मोहम्मद गौरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो है तराइन का प्रथम युद्ध। हालांकि सभी को पता है, अब एग्जाम में नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तराइन कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत का मैदान, तराइन का मैदान, ये सभी हरियाणा में है। तो दिल्ली पर जो शासन था वो पृथ्वीराज चौहान वंश का शासन था, पृथ्वीराज चौहान का, जिसकी राजधानी थी अजमेर, है ना। तो ये तराइन के मैदान में सेना लेकर के पहुंचा, सीधा पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारा उसने। तो पृथ्वीराज चौहान चूंकि अब उसकी सीमा में, क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान युद्ध लड़ने नहीं जाता है तो ये दिल्ली पर चढ़ाई करेगा, इसलिए पृथ्वीराज चौहान की सेना लेकर के सीधा तराइन के मैदान में पहुंचा और बड़ी आसानी से, मतलब ऐसा जैसे सो के उठा मुंह धो के चला गया युद्ध लड़ने और मोहम्मद गौरी को आसानी से पराजित कर दिया। यानी बहुत एक शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था, उसने बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को इसने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद ये वापस भाग गया गौर साम्राज्य। भागने के बाद इसके पास अब हिम्मत इसकी टूट चुकी थी। ये पृथ्वीराज चौहान ने इतनी बुरी तरीके से इसे पराजित किया था कि इसके पास संपत्ति का और अस्त्र शस्त्रों का, यानी और सेना की सबकी कमी हो गई थी, इसलिए अब ये भारत पर आक्रमण करना चाहता नहीं था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि 1192 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि उस समय कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की जो गहड़वाल वंश का राजा था, कन्नौज का राजा था जयचंद की लड़की से प्रेम करते थे, जिसका नाम था संयोगिता, और संयोगिता से शादी करना चाहते थे। लेकिन जयचंद ने अपना प्रतिद्वंदी मानता था, अपना घोर विरोधी मानता था, जिसके कारण वो ये नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान से उसकी लड़की की शादी हो। जिसके कारण उसने क्या किया कि संयोगिता का स्वयंवर रचा दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को छोड़ करके सभी राजाओं को बुलाया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर पर हमला कर दिया और वहां से संयोगिता को उठा लाया दिल्ली। अब जयचंद के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी सेना लेकर के दिल्ली पर हमला करे, क्योंकि उसको पता था कि पृथ्वीराज चौहान बड़ी आसानी से उसे पराजित कर देगा। इसलिए उसने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण भेजा कि आप दिल्ली पर दोबारा आक्रमण करें, हम आपकी सहायता करेंगे।
जिसके कारण मोहम्मद गौरी की दोबारा से एक आत्मबल उसका जागा। उसने अपनी सेना एकत्रित करके अगले ही साल 1192 ईस्वी में दोबारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की मदद लेकर के पराजित कर दिया, क्योंकि उसे बहुत सारी कमियां जो उसे पता थी वो मोहम्मद गौरी को पता नहीं थी, जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद लेकर के पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हरा दिया। और यही युद्ध भारत की राजनीति के लिए, भारत की ऐतिहासिक दृष्टि के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अब मोहम्मद गौरी के लिए कोई ऐसा राजा उत्तर भारत में नहीं बचा था जो उसको टक्कर दे सके। जिसके बाद क्या हुआ कि इसी युद्ध के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो गई। तुर्की साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद? तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं था। अब इस युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने सबसे ज्यादा सहायता इसकी की थी। कई बार युद्ध में इसकी जान ही बचाई मोहम्मद गौरी की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसके कारण उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का अपने गुलाम को यहाँ का सूबेदार बना करके, दिल्ली क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का सूबेदार बना करके ये वापस चला गया। और बख्तियार खिलजी जो कि इसका दूसरा गुलाम था, इसने बंगाल, बिहार और बुंदेलखंड, ये जो छोटे छोटे जो राज्य थे, इन पर हमला करके उस पूरे क्षेत्र को मोहम्मद गौरी के अंडर में कर दिया बख्तियार खिलजी ने। यही बख्तियार खिलजी था जिसने 1202 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय की तोड़फोड़ कर दी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति कौन था, या तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब चूंकि जयचंद ने मदद तो की थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मोहम्मद गौरी किस तरीके का आदमी है। उनको एहसान मानने वाले आदमी नहीं थे, एहसान फरामोश थे। उनको तो शासन साम्राज्य बढ़ाने से मतलब था, उन्हें मतलब नहीं है कि आपने किसकी मदद की किसकी नहीं की। तो 1194 ईस्वी में उसने चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध हुआ, और चंदावर के युद्ध में ये युद्ध जो है गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जो जयचंद ने तराइन का युद्ध लड़ा था, तराइन के युद्ध में इसकी मदद की थी। तो उसी गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, और इस युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया और इसकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से गेहड़वाल वंश का भी ये समाप्ति, गेहड़वाल वंश का भी ये अंतिम शासक बना। इसके बाद 1205 ईस्वी में क्या हुआ कि जो पंजाब को इसने जीता था, तो पंजाब में एक जनजाति रहती थी खोखर, खोखर जनजाति थी, उसने विद्रोह कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके कारण मोहम्मद गौरी खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए दोबारा उसे भारत आना पड़ा। वो भारत अब वो भारत में आना नहीं चाहता था, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में उसका शासन हो गया था। इसलिए अब उसने खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत आया, और खोखर जनजाति को से उसने युद्ध लड़ा और इसमें खोखर जनजाति को पराजित किया। और 1206 में, मार्च 1206 में जब यहाँ से वापस जा रहा था, तो पीछे से इस पर हमला करके इसकी हत्या कर दी गई। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की, वैसे आता नहीं है, क्योंकि इसमें विवाद है बहुत ज्यादा। कई पुस्तकें बोलती हैं पृथ्वीराज चौहान ने की, कई बोलते हैं खोखर जनजाति ने की। लेकिन अगर इतिहास की दृष्टि से अगर ये क्वेश्चन आए तो खोखर उसका सही आंसर माना जाएगा कि खोखर जनजाति ने उसकी हत्या की। ठीक है, तो इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि मोहम्मद गौरी के काल का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है। तो मोहम्मद गौरी के बारे में वर्णन एक तबकात-ए-नासिरी एक पुस्तक थी, तबकात-ए-नासिरी, जो कि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखी थी। उस पुस्तक में हमें मोहम्मद गौरी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे, मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर किस देवता की मूर्ति मिलती है। एक हिंदू देवता की मूर्ति मिलती है। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी की मूर्ति प्राप्त हुई है। माता लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कई एग्जामों में आ चुका है। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन और भी आ जाता है, जैसे कभी कभी ज्यादा डीपली पूछे कि जब मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो वो किस दर्रे से होकर के गुजरा था, किस दर्रे से होकर के भारत आया था। तो ये गोमल दर्रा था। कौन सा? गोमल दर्रा था। इस गोमल दर्रे से होकर के, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर, इस दर्रे से होकर के इसने मुल्तान में प्रवेश किया था, मुल्तान को इसने जीता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के साथ दो प्रसिद्ध, उस समय के दो प्रसिद्ध सूफी संत थे जो कि भारत आए थे। दो प्रसिद्ध सूफी संत कौन कौन से थे? एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और दूसरे थे
मुइजुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, मुइजुद्दीन चिश्ती ने, है ना। तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भारत आए तो ये कहाँ रुके, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रुक सकते थे, दोनों अलग अलग रुके। ये रुके दिल्ली में और ये आए अजमेर में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी और वो रहता दिल्ली में था, है ना। तो इसलिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, दिल्ली रुके और ये आके अजमेर रुके। इनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई गई, जो कि दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई जब वो शासक बना, तो कुतुब मीनार बनाई गई। और इनकी याद में, मुइजुद्दीन चिश्ती की याद में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद बनाई गई। ये क्वेश्चन आ जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद बनाई गई। इसको 2.5 दिन या 2.5 दिन कुछ भी बोल सकते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद मुइजुद्दीन चिश्ती की याद में और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाई गई। ये जो मुइजुद्दीन चिश्ती हैं, इन्हीं की दरगाह अजमेर में बनी हुई है, जिसको ख्वाजा गरीब नवाज शाह के नाम से जाना जाता है, जिसमें ज़्यादातर लोग जाते हैं इस दरगाह पर। तो ये बहुत फेमस दरगाह भारत की मानी जाती है ना। तो इस तरीके से ये संसबनी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी, और इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद कोई पुत्र ना होने के कारण इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब, थोड़ा मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले जिससे मैं आगे और अच्छा कर सकूं। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा कि कैसा चल रहा है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, जिससे मैं उसमें कर सकूं ये सब। ठीक है, धन्यवाद।